हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दिया गया और उसका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, वो भी आपको जनवरी में होने वाला है। इसके लिए क्या होता है कि आप जितना जितना ज़्यादा टॉपिक का रिविजन करिएगा, सेट बनाइएगा, उतना आपके लिए अच्छा होता है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं, ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है, जो कि पिछले साल ही रिलीज़ कर दी गई थी। और अभी इसके भाग मतलब 4th एडिशन तो आए नहीं है, इसके लिए अभी लेटेस्ट बुक आपके ज्ञान बिंदु की यही है क्वेश्चन बैंक में। इससे 25 प्रीवियस ईयर सेटों का जो है ना फुल एनालिसिस करवाया गया है इस बुक में, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी आपको क्लास में करवा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से। प्लेलिस्ट आपकी सेपरेट बनी हुई है, उसी में आपकी 25 सेट की 25 क्लास में करवा ही चुका हूँ। साथ में समान अध्ययन स्टडी नोट्स, जो कि मैं करवाने वाला नहीं था। ये स्टूडेंट्स के कमेंट आने लगे मेरे पे कि सब भैया आप कराइए, तो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। भाग 18 भाग इसमें टोटल है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 1 to 5 मैंने करवा दिया है। और आज इसके भाग 6 क्लास होने वाली है। भाग 18 भाग इसमें समान अध्ययन स्टडी नोट्स दिए गए हैं, जो कि 18 का 18 मैं आप करवा ही दूंगा, क्योंकि अभी शुरू कर दिया तो ख़त्म तो मैं करवाऊँगा ही। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अब इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ स्पेशल दिवस दिए हुए हैं। पर्यावरण संबंधित दिवस, सप्ताह या माह। विश्व जल मग्नता दिवस कब किसे कहा गया? 2 फरवरी को माना जाता है, 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव सप्ताह दिवस 1 से लेके 7 अक्टूबर के बीच में माना जाता है, विश्व वन्य जीव सप्ताह दिवस। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। 64 पोस्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी की प्रथम सप्ताह, वन महोत्सव जो है ना जुलाई एवं फरवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पर्यावरण टॉपिक की, ठीक है। अब आते हैं इतिहास में। इतिहास में आपका है किसान सभा वर्ष संस्थापक या अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश किसान सभा के स्थापना आपको किया गया 1918 में। और इनके जो अध्यक्ष या संस्थापक थे तो गौरी शंकर मिश्र।
इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा इसकी स्थापना 1920 में की गई, 1920 में, और इसके अध्यक्ष थे बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। उसके बाद है आपका आंध्र, अवध किसान सभा का बता दिया हूँ। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1928 में की गई। इसके अध्यक्ष थे आपको एनजी रंगा, एनजी रंगा, एनजी रंगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में इसकी स्थापना की गई, और इसकी जो मतलब इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के बहुत तरह पूछा गया है। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, उत्कल प्रांतीय किसान सभा 20वीं शताब्दी में किया गया, मालती चौधरी ने किए थे, मालती चौधरी ने किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे आपका सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन टॉपिक है। इसमें संस्था, संस्थापक, वर्ष और उद्देश्य विशेषता है। आपका पहला आपका ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कोलकाता में इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1815 में आत्मीय सभा गठन किया, 1815 में। 1817 ईस्वी यानी स्रोत एस.के. पांडे में कोलकाता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरित किया। ये भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जाते हैं। पत्रकारिता के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1833 में। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपको केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये थे आपको कोलकाता में इनकी स्थापना किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में, 1865 में इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने ब्रह्म समाज को क्या किए? तो लोकप्रिय बनाया। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे बंगाल में। केशव चंद्र सेन ने किए बंगाल में 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। इसके बाद आपको साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज के जो स्थापना किए थे वह आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री 1878 में। इसका उद्देश्य क्या था कि इसके पहले अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। इस समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के टूटने से हुई थी। यह समाज एक सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास रखता था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, सक्रिय रूप से यही जुड़े हुए थे। इसके बाद थे आपको प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपको महादेव गोविंद रनाडे, या कहिए तो आपको एम.जी. रनाडे। आत्मारंग पांडुरंग बम्बई में, स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में। नहीं, ये तो आर्य समाज हो गया, यहाँ से आर्य समाज हो गया। प्रार्थना समाज एम.जी. रनाडे तथा आत्मारंग पांडुरंग जो कि बम्बई में किए थे 1867 में। इसकी जो विशेषता थी आपको, या इसके बारे में तथ्य है कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इनके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा ने प्रशासनीय कार्य किए थे, प्रशासनीय कार्य किए थे। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक थे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि मुंबई में, स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में इसकी स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में इसकी स्थापना किए थे। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। मुख्यालय इसका लाहौर में है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा भारतवासियों के लिए का नारा बुलंद किया। 1824 में जन्मे दयानंद ने 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों की पाखंड खंडनी पताका लहराई। सन 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 1883 में। इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, हिंदी में। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाखंड खंडन 1866 ईस्वी, वेद भाष्य भूमिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1876 में, पंच महायज्ञ विधि 1875 ईस्वी में, वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी में पुस्तकें लिखी।
इनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की थी। हरिद्वार में 1902 में स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, हिंदी को, तथा वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। कौन? तो आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया तथा वे प्रथम व्यक्ति थे। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात किया जा रहा है। पूछा गया क्वेश्चन कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसके बाद आपको रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की 1897 ईस्वी में। 1897 में 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। इन्होंने स्पष्ट किया कि वे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते जो किसी विधवा के आंसू ना पूछ सके या किसी अनाथ को रोटी ना दे सके जो किसी अनाथ को रोटी ना दे सके। थियोफिजिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना है ना मैडम H.P. ब्लावात्स्की ने किए थे तथा कर्नल H.S. ऑलकॉट ने किया था। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया। भारत में 1882 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। कौन? तो एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। आपको 1888 ईस्वी में किसकी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना था तथा पुराने विधि विधानों की तार्किक व्याख्या करना था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू स्कूल की स्थापना 1898 ईस्वी में की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU 1916 के रूप में विकसित हुआ। 1916 के रूप में। रहुनमाई मजादयासन सभा, फरदौनजी दादा भाई नौरोजी मुंबई, इसकी स्थापना किए थे। फरदौनजी तथा दादा भाई नौरोजी जो कि मुंबई में। रहनुमाई मज्जादयासन सभा की 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। पारसियों के धर्म सुधार हेतु 1851 में रहनुमाई मज्जादयासन सभा की स्थापना बम्बई में नौरोजी फरदौनजी तथा दादा भाई नौरोजी SS बंगाली और अन्य लोगों ने की थी। इस सभा के द्वारा रफ्त गुफ्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया तथा नैनो तवी रशीद अहमद गंगोही, ये सब उत्तर प्रदेश के थे, इनके द्वारा किया गया। मोहम्मद कासिम नैनो तवी रशीद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश के थे। 1866 से लेकर 67 के बीच में इसकी स्थापना किया गया। यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। यह पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्णतः विरोधी था। देवबंद आंदोलन के समर्थक शिबली नुमानी ने 1884-85 में नदवतल उलमा एवं दारुल उलूम की स्थापना की थी। इसके बाद है आपका अहमदिया कदायनी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद गुरदासपुर, इसके मतलब मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था गुरदासपुर में। मिर्जा गुलाम अहमद जो कि गुरदासपुर में इसकी स्थापना किए थे। अहमदिया कदायनी आंदोलन की 1889 ईस्वी में 19वीं शताब्दी स्रोत आपको दृष्टि ऐसे लिया गया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कादियानी नगर में हुआ। मिर्जा साहब 1839 से लेकर 1908 ईस्वी के बीच ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया जो कि 1890 ईस्वी में संकलित किया गया। मुस्लिमों के उत्थान में सर सैयद अहमद खां और मौलवी चिराग दिल्ली का महत्वपूर्ण योगदान है। मौलवी चिराग जो कि दिल्ली के थे, वो उनका महत्वपूर्ण योगदान थे। वे बहुविवाह विरोधी थे, यानी वे चाहते थे कि मुस्लिम लोग बहुविवाह ना करें तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रयासशील रहे। गुलाम अहमद स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर वो कृष्ण का अवतार बताया। ये तो गलत है। चलिए ठीक है, कोई नहीं।
अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे आपको सर सैयद अहमद खां, जो कि अलीगढ़ के ही थे। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से इन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। विधवा आश्रम के जो स्थापना DK कर्वे ने किया था। DK कर्वे ने 1896 ईस्वी में पूना के हिंगले नामक स्थान पर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। 1896 में कर्वे ने महिलाओं के उत्थान हेतु बहुमूल्य प्रयास किए। 1899 ईस्वी में पुणे में एक हिंदी विधवा गृह की स्थापना की। 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया 1906 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना GK गोखले ने किया था 1905 में। भारतीय जनता के हितों की रक्षा हेतु सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सोशल सर्विस लीग श्री नारायण राव मल्हार जोशी ने किया था इसकी स्थापना 1911 में। 1921 में बम्बई में सामाजिक समस्याओं पर विचार हेतु सोशल सर्विस लीग यानी 1921 ईस्वी का स्थापना की गई। सोशल सर्विस लीग 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र के थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 ईस्वी में। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चला गया था। फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में सार्वजनिक सत्यधर्म एवं सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर यह जोर दिया। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो जो कि कोलकाता के थे, इनकी स्थापना की। हेनरी विवियन डेरिजियो जो कि कोलकाता के थे, इनकी स्थापना की 1826 ईस्वी में। बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध इस आंदोलन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों का अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने से संबंधित था। आधुनिक भारत के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन, अब यहाँ पे देखते हैं आधुनिक भारत के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये स्टडी नोट्स जो है ना, बहुत कुछ आपके टॉपिक का रिकॉल करवा देता है। आप अगर कर रहे हैं तो आराम से करिए, और या नहीं तो आप वीडियो को बार बार अगर कहीं दिक्कत है तो पीछे से मतलब थोड़ा सा पीछे करके फिर से रिकॉल करके फिर से देख लें, यानी तो वीडियो के स्पीड को भी आप स्लो कर सकते हैं, यानी तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होती है। आधुनिक भारत के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन की अगर बात करें तो संगठन है आपका, ये वर्ष है, संस्थापक है और स्थान है। यहाँ पे आपका तत्वबोधिनी समाज के जो 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया, और इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे, और इस कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। कोलकाता में परमहंस मंडली का स्थापना आपको 1849 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच किया गया। इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था, मुंबई में। मानव धर्म सभा इसकी स्थापना 1844 ईस्वी में किया गया, और इसकी जो आपको संस्थापक थे तो मेहताजी दुर्गाराम मनसाराम, और इसका स्थापना सूरत में किया गया। राधा स्वामी सत्संग इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया, 1861 में। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे आपको शिवदयाल खत्री, और इसकी स्थापना आगरा में किया गया, आगरा में। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक जो है ये आपको थे संत स्वामीनारायण, और इसकी स्थापना 1861 में किया गया। कहाँ पे? तो गुजरात में किया गया, गुजरात में। आगे आपका साइंटिफिक सोसाइटी इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया, और इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ये अलीगढ़ में इसका स्थापना किया गया, अलीगढ़ में। पूना सार्वजनिक सभा
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया। 1867 में रनाडे एवं चिपलंकुर ने इसकी स्थापना किया था पुणे में। वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, इसकी स्थापना 1871 ईस्वी में किया गया। श्री घरालू नायडू, इसकी स्थान जो है यहाँ पे कहाँ पे किया गया, तो मद्रास में इसकी स्थापना किया गया। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया। 1876 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे आपको वीरेसेलिंगम पंटुलू, और इसके जो संस्थापक थे आपको मतलब कहाँ पे किया गया, तो हैदराबाद में इसका स्थापना हैदराबाद में 1876 ईस्वी में वीरसेलिंगम पंटुलू के द्वारा किया गया। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया पंजाब में। क्या कह रहा है कि पंजाब में दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 में गौरक्षणी सभा की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना 1887 में एमजी रनाडे के द्वारा मुंबई में किया गया। मुंबई में एमजी रनाडे के द्वारा 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना किया गया। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच में टी.के. माधवन पेरियार, रामास्वामी एन. कुमारन के नेतृत्व में केरल में इसकी स्थापना किया गया। केरल में टी.के. माधवन पेरियार, रामास्वामी एन. कुमारन के द्वारा 1924 से लेकर 25 के बीच में वाइकोम सत्याग्रह की स्थापना किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। विश्व भारती का स्थापना 1921 में किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 ईस्वी में विश्व भारती का स्थापना किया गया। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में अमृतलाल विठल दास उर्फ ठक्कर बापा के नेतृत्व में किया गया। इसकी स्थापना कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट मुंबई में इसकी स्थापना किया गया। पश्चिमी घाट मुंबई में अमृतलाल विठल दास उर्फ ठक्कर बापा के द्वारा 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किया गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र अब देखिए, केंद्र है विद्रोह तिथि है, भारतीय नायक है, दमन तिथि है और ब्रिटिश नायक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, आप दिल्ली से देखिए, दिल्ली से कब स्टार्ट हुआ आपको आंदोलन, तो 11 से 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली से प्रारंभ हुआ। इसमें जो भारतीय नायक थे आपको बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली से किए थे नेतृत्व, तथा बख्त खां इससे नेतृत्व किए थे। दमन तिथि यानी इसका जो दमन किया गया दिल्ली में 21 सितंबर 1857 ईस्वी में। निकलसन इसमें मारा गया था, ब्रिटिश नायक था वो, एवं हडसन इसके द्वारा इसमें ब्रिटिश नायक उस समय कौन थे, तो निकलसन एवं हडसन। ठीक है। उसके बाद है आपका कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। और इसमें नाना साहब जो कि धुंधुपंत थे, उनको धुंधुपंत भी कहा जाता था, तात्या टोपी जो से नेतृत्व किए थे, इनके वो मतलब इसके नेतृत्व किए थे। कानपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि 5 जून 1857 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था कानपुर से। और इसके जो दमन तिथि किया गया 6 सितंबर 1857 ईस्वी को यहाँ पे दमन किया गया कानपुर में। और इसमें जो ब्रिटिश नायक थे दमन करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे आपको ब्रिटिश के तरफ से, तो कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल। लखनऊ में आपको 4 जून 1857 ईस्वी को इसके प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति की लखनऊ के तरफ से बेगम हजरत महल जो कि मोहम्मदी खातून थी एक, और बिरजिस कादरी, ये दोनों किए थे। मार्च 1858 ईस्वी में इसका दमन किया गया। हेनरी लॉरेंस इसमें मारे गए थे, ब्रिटिश नायक थे वो। और कैंपबेल ने यहाँ पे दमन करने का काम किया था। झांसी में जून 1857 ईस्वी में ये विद्रोह हुई। रानी लक्ष्मीबाई इसके नेतृत्वकर्ता बनी। और 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी में ये मतलब आंदोलन को दमन कर दिया गया जनरल हीरोज के नेतृत्व में। इलाहाबाद 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ। क्रांति डेट फिक्स नहीं है। लियाकत अली यहाँ के नेतृत्व के थे। लियाकत अली
1858 ईस्वी में यहाँ पे जो है ना मतलब इस विद्रोह को दमन किया गया और कर्नल नील उस समय ब्रिटिश नायक थे, यानी कर्नल नील के द्वारा ही दमन किया गया 1858 में। जगदीशपुर में आपको ये आंदोलन उठी अगस्त 1947 में। अगस्त 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का बात किया जा रहा है और यहाँ से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे। 1858 ईस्वी में ये इसका दमन किया गया विलियम टेलर एवं विस्टन आयर के द्वारा। बरेली 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई सिपाही विद्रोह की। यहाँ भी खान बहादुर खान यहाँ के नेतृत्व करता थे बरेली से। 1858 ईस्वी में यहाँ विद्रोह को दबा दिया गया, किसके द्वारा? तो हडसन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश नायक थे। फैजाबाद 1857 ईस्वी में यहाँ पे एक विद्रोह हुआ मौलवी अहमद उल्लाह के नेतृत्व में। 1858 ईस्वी में इसको दबा दिया गया कर्नल नील के द्वारा दबा दिया गया। फतेहपुर में भी 1857 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ अजीमुल्लाह के नेतृत्व में और जनरल रेनेट के द्वारा 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में इसको दबा दिया गया। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम की अगर बात करें, महत्वपूर्ण अधिनियम वर्ष, गवर्नर जनरल और विषय। शिशुवध प्रतिबंध जो है ना ये आपको 1795 ईस्वी में 1804 ईस्वी में 2 टर्म में हुआ लगा। 1795 में सर जॉन शॉर थे, 1804 में लॉर्ड बेजली थे। शिशु हत्या पर प्रतिबंध 1795 के नियम 21 के तहत किया गया था। 1795 के नियम 21 के तहत सती प्रथा प्रतिबंध जो कि 1829 ईस्वी में क्या हुआ, तो इस समय लगाया गया 1829 ईस्वी में। और इस समय जो आपको गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसका जो विषय था कि सती प्रथा पे पूर्ण प्रतिबंध 1829 के नियम 17 के तहत 1829 के नियम 17 के तहत इस पे लगाया गया। इसके बाद आपका दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में एलन ब्रो के द्वारा। 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहाँ के गवर्नर जनरल थे। विधवा विवाह की अनुमति, यहाँ पे इसका विषय था कि विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में इसके था, मतलब नेटिव मैरिज एक्ट आई 1872 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आई 1856 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में। शिशु वध प्रतिबंध 1795 और 1804 में। नेटिव मैरिज एक्ट आया आपको 1872 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के उस समय गवर्नर जनरल थे और इसका विषय क्या था? अंतरजातीय विवाह इसका विषय था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कि 1891 ईस्वी में आया था। लैंसडाउन के द्वारा उस समय गवर्नर जनरल थे और लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। शारदा एक्ट जो कि 1930 ईस्वी में आई थी। 1930 ईस्वी में इरविन के द्वारा आया। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ब्रिटिश कालीन समितियां एवं आयोग की बात करें तो पहला आपका है वायसराय। क्रम संख्या वायसराय आयोग समितियां, स्थापना वर्ष, अध्यक्ष और स्थापना का उद्देश्य। पहला है आपका लॉर्ड डलहौजी की एक समिति आया आपको प्रसिद्ध इनाम समिति। इनाम आयोग कहिए, इनाम समिति कहिए। इनाम आयोग आया 1852 ईस्वी में। अध्यक्ष इससे कौन थे? तो इनाम ही थे, इनामी नाम था उनका। इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि संबंधी विवेचना करना। लॉर्ड लिटन इसके दुर्भिक्ष आयोग इसके समय में आया था। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। दुर्भिक्ष से पीड़ित को राहत दिलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना, अकाल निवारण हेतु विचार करना। लॉर्ड रिपन के समय एक आया था आपका हंटर आयोग 1882 में। अध्यक्ष इसके थे वी हंटर। शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। लॉर्ड एनगिन के समय दुर्भिक्ष आयोग आया था। दुर्भिक्ष आयोग फिर से आया।
लॉर्ड रिटन के समय पहला आया, फिर दूसरा लॉर्ड एल्गिन के समय। 1898 में जेम्स लायल इसके अध्यक्ष थे। 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट की अध्ययन करने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए यह आया था। लॉर्ड कर्जन ये भी दुर्भिक्ष आयोग लाए। दुर्भिक्ष आयोग 1921 में। एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग रिपोर्ट पर सुझाव, द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग जो कि आया था आपको कब, तो 1898 में आया था लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। उस पर सुझाव किया गया, यानी उस पर विचार किया गया। लॉर्ड कर्जन का फिर से आया सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग 1921 में बहुत पूछा गया, बिहार पुलिस के तो स्पेशल क्वेश्चन है यह। सर वॉल्विन स्कॉट के समय में अध्यक्ष इसके थे। सिंचाई व्यवस्था पर व्यय की योजना। लॉर्ड कर्जन फ्रेजर आयोग लाए। लॉर्ड कर्जन एक बार फिर से फ्रेजर आयोग लेके आए। फ्रेजर आयोग 1902 में। फ्रेजर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। देश में पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। लॉर्ड कर्जन फिर से लाया आपको विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग कब आया, 1902 में। थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय की कार्यविधि और उनकी दिशा का निरीक्षण करना और विश्वविद्यालयों के संविधान एवं शिक्षण स्तर का ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम आयोग 1852 में। लॉर्ड रिटन के द्वारा दुर्भिक्ष आयोग 1880 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग 1882 में। लॉर्ड एल्गिन के द्वारा दुर्भिक्ष आयोग 1898 में। लॉर्ड कर्जन दुर्भिक्ष आयोग 1901 में। लॉर्ड कर्जन का सिंचाई आयोग 1921 में। लॉर्ड कर्जन का फ्रेजर आयोग 1902 में। लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है क्या कहते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा आया आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली यानी सैडलर आयोग और उसके दोषों की जांच करना इसका उद्देश्य था। लॉर्ड रीडिंग के समय आपको आया था भारतीय सेंटहर्स्ट समिति 1925 ईस्वी में। एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे। एंड्रयू स्किन भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी अपने सुझाव देने के लिए इसको लाया गया था। लॉर्ड इरविन के समय आया था आपको एक बटलर समिति कब, 1927 में। 1927 में हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों की जांच करना और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देना इसके क्या था, तो इसका उद्देश्य था। लॉर्ड इरविन एक लाए थे आपको सामन आयोग, इनके टाइम में आया था लॉर्ड इरविन के समय 1927 में। सर जॉन सामर इसके अध्यक्ष थे। 1919 का अधिनियम द्वारा हुए सुधार की समीक्षा करने हेतु ये लाया गया था लॉर्ड इरविन के समय आपका आया था भारतीय वैज्ञानिक आयोग 1929 में। फिलिप हार्टे शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने और उसके विकास के लिए सुझाव देने के लिए यह जो है इसका उद्देश्य था। लॉर्ड इरविन के समय फिर से आपको आया था हिटले आयोग 1929 में आया था। जे.एच. हिटले इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। उद्योग एवं बागानों में श्रमिक की स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। लॉर्ड वेलिंगटन सप्रू आयोग 1934 ईस्वी में। तेज बहादुर सरप्रभु संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करने के लिए इसको लाया गया था। लॉर्ड लिथगो राष्ट्रीय योजना समिति मतलब इसके जो है ना इसके अध्यक्ष थे। 1938 में यह लाया गया, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आर्थिक योजना बनाने के लिए यह लाया गया था। लॉर्ड वेवेल सार्जेंट योजना मतलब समिति है। सार्जेंट योजना लाया गया लॉर्ड वेवेल के द्वारा 1944 ईस्वी में। जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। शिक्षा के विकास हेतु यह लाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। भारतीय स्टैंडहर्स्ट समिति 1925 में। बटलर समिति 1927 में। सामन समिति 1927 में। भारतीय वैज्ञानिक आयोग 1929 में। ह्यूटले आयोग 1929 में। सप्रू आयोग 1934 में। राष्ट्रीय योजना समिति कब लाया गया, तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में। सार्जेंट योजना 1944 में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रभाव, क्या क्या रहा प्रभाव? तो स्थान और नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें, तमिलनाडु से के थे सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। मालाबार से के थे के कल्पन। उड़ीसा के थे गोपी चंद बंधु चौधरी। पश्चिमोत्तर प्रांत से कहते खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। मणिपुर से कहते रानी गैंडेलियो। और इलाहाबाद से कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बम्बई से कहते आपको सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में स्थापित समांतर सरकार, स्थान, नेतृत्व और विशेषता। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से नेतृत्व किए थे आपको चित्तू पांडे। इसकी विशेषता थी कि प्रथम समांतर सरकार की स्थापना बलिया उत्तर प्रदेश में। बिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, बिदनापुर, इसके नेतृत्व किए थे तामलुक जातीय सरकार। और इसकी विशेषता थी कि सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का गठन। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, वाई चौहान इसके क्या कहते, तो वाई चौहान, नाना पाटिल इसके नेतृत्व किए थे। सर्वाधिक समय तक स्थापित समांतर सरकार, स्थापित ये क्या थी, एक समानांतर सरकार थी। विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, विदेशों में स्थापना मतलब क्या कहते हैं, तो क्रांतिकारी संगठन, स्थापना, संस्थापक और देश। विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी संगठन। विदेशों में स्थापित क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो संगठन, स्थापना, संस्थापक और देश। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा भारत के महाराष्ट्र में। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन जो कि इंग्लैंड लंदन में किया गया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया तारकानाथ दास के द्वारा अमेरिका में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 से किया गया। 1913 में लाला हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्ला के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट यानी स्वतंत्र सरकार की स्थापना 1915 में किया गया राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1942 में किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। इंडिया हाउस का स्थापना 1905 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नेंस यानी स्वतंत्र सरकार का स्थापना 1915 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में। अब विज्ञान के कुछ तथ्य को देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण आप देखते हैं कि सौर सेल क्या करती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। प्रकाश ऊर्जा को डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कन्फ्यूजन यही दोनों में होता है। डायनेमो यांत्रिक को करता है विद्युत में, विद्युत करता है विद्युत को यांत्रिक में। देखिए विद्युत को याद रखिए, विद्युत मोटर तो पहले विद्युतीय होगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, और डायनेमो तो फिर यांत्रिक को विद्युत में। जी ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन क्या करता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युतीय सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु विद्युत गृह नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे आपका केशिकत का उदाहरण। केशिकत का क्या उदाहरण है,
ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। केशिकत कैसे उदाहरण है, क्योंकि इससे बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह ही कार्य करते हैं। केशिकत का एक उदाहरण ये भी है कि आप देखे होंगे कि लालटेन देखें यहाँ दिया हुआ, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। क्या करते हैं आप देखे होंगे कि पहले जो क्या कहते हैं लालटेन लैंप, जैसे डिबिया भी आप देखें, डिबिया भी बोलते हैं, इस तरह से रहता है बना हुआ और इस पर एक ढक्कन लगा रहता है और यहाँ से जलता है। ये यहाँ से एक बत्ती रहता है नीचे तक और पूरे किरासन तेल यहाँ से भरा हुआ रहता है। पहले बत्ती को पूरा है ना किरासन तेल डुबो के भिगोया जाता है और फिर यहाँ पे हम लोग जलाते हैं। यहाँ से क्या होता है तो आग जलती है, ये आपको आग जलती है इसी तरह से। तो पूरा जब ये भींगा रहता है ना तो ये खुद क्या करता है, किरासन तेल को सोखते रहता है, तब जाके ऊपर जलता है ये। तो ये केशिकत का उदाहरण है, केशिकत का उदाहरण है, यानी मोमबत्ती से लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत के कारण क्या करता है, तेल ऊपर चढ़ता है। तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत का उदाहरण है। पेड़ पौधे की शाखाएं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार क्या होने लगता है, तो शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितना भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देता है। क्या करते हैं, जुताई कर देता है ताकि मिट्टी जो है ना, मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वो मिट्टी में नमी बनी रहे। यानी किसान जो है ना तो खेत को जो देते हैं बारिश के बाद तो केशिकत को तोड़ने के लिए, ताकि मिट्टी में नम्यता बनी रहे। यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डाल दे तो जल तौलिया की असंख्य केश नली में चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया धीरे धीरे भीग जाता है। यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिया की एक सिरा डाल दिए तो वो धीरे धीरे पूरा तौलिया को भिंगा देगा। नीम वाले पेन की नोक के बीच चीर दी जाए तो जिससे एक केश नली बन जाती है। इसी केश नली में स्याही लगातार चढ़ती रहती है और पेन चलता रहता है। जब पेन क्या रहता है तो चलता रहता है, क्योंकि रिफिल में देखिए, रिफिल में भी एक ही तरफ मतलब लगा रहता है नोट, और उससे हम लिखते जाते हैं और पे जो इंक है वो हमेशा नीचे आते रहता है। ये सब केशिकत का ही उदाहरण है। पृष्ठ तनाव क्या आता है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण देखिए। पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई पानी में तैरती दिखाई देती है, पतली सुई पानी में तैरती दिखाई पड़ती है। साबुन के घोल से बुलबुले का बनना, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन या डिटर्जेंट से गंदे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं, क्योंकि वे जल के पृष्ठ तनाव को कम कर मेल में गहराई तक चले जाते हैं। मेल में जल के सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। गरम सूप पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ के ऊपर सभी भागों में फैल जाता है, सभी भागों में फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, उन पर तेल डाल दिया जाता है। यह पृष्ठ तनाव का ही क्या है, उदाहरण है, यह पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। कांच के सिरे को जब गर्म किया जाता है, कांच के सिरे को जब गर्म किया जाता है तो पिघला कांच गोल हो जाता है, पिघला हुआ कांच क्या हो जाता है, तो गोल हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर को स्वच्छ जल पर छिड़कने से उसके कण तेजी से इधर उधर नाचते हैं, उसके कण तेजी से इधर उधर नाचते हैं। विभिन्न पैमाने पे कुछ तापमान की अगर बात करें, विभिन्न पैमाने पे, तो तापमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जम जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। केल्विन का मान 273 केल्विन होता है उस समय, और रोमर 0 डिग्री पे जल का जमना है। जल आपको जम जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी। केल्विन में अगर पूछे 273 केल्विन पे जल जम जाता है। रोमर पे तो 0 डिग्री रोमर पे ये जल क्या आ जाता है, जम जाता है। कमरे का सामान्य ताप अगर पूछे तो सेल्सियस में कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का सामान्य ताप होता है। फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में 300 केल्विन होना चाहिए। 300 केल्विन होता है कमरे का सामान्य ताप केल्विन में। 21.6 रोमर होता है रोमर में।
मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस रहता है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 310 केल्विन होता है आपका, केल्विन में ताप शरीर का। 29.6 डिग्री रोमर। जल का उबलना, जल उबल जाता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या कहिए तो आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या कहिए आप 373 केल्विन पे, या कहिए आपको 80 डिग्री रोमर पे। तो चारों पैमाने के संबंध की अगर बात करें तो C-0/100 बराबर F-32/180, या कहिए आप R-0/80 इक्वल टू K-273/100। ये आपका होता है आपका इक्वेशन। आप किसी का वैल्यू अगर पुट करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं दिया है, पूछ दिया, इसमें आपको एक का वैल्यू दे दिया, बोलेगा कि अगर सेल्सियस का वैल्यू मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो इस तरह से इक्वेशन का आप करके फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू दिया रहेगा तो आप इस केल्विन का निकाल लेंगे। किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब है आपका विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.0 कहिए, 2 कहिए। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से, और यह आभासी कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक, यह हमेशा सीधा बनता है आभासी। यह परावर्तक सतह के सामने बनता है वास्तविक, यह परावर्तक सतह के पीछे बनता है, यह आभासी प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक को, और आभासी को इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है आपका वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार। तो अगर वस्तु की स्थिति, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन से पैदा होता है। ये एक तरह से समझिए कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रट जाओ यार, रट जाओ। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे है ना तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होती है, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है, वास्तविक और उल्टा ऐसे प्रकृति होती है अनंत पे। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर वस्तु की स्थिति होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। वास्तविक और उल्टा इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी। वास्तविक एवं उल्टा होगी, वस्तु के बराबर होगी, वस्तु के बराबर। फोकस एवं वक्रता केंद्र के अगर बीच में हो तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के में वस्तु की स्थिति हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा बनेगी, वास्तविक एवं उल्टा। वस्तु से बड़ा इसकी प्रतिबिंब बनेगी। फोकस पे प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे बनती है, अनंत पे। वास्तविक एवं उल्टा इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी, वास्तविक एवं उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार है ना वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच अगर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी तो दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण है तो इसके पीछे बनेगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी सीधा आभासी, और प्रतिबिंब का आकार होगा आपका वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा। प्रमुख रंगों का तरंगदैर्घ्य, प्रमुख रंगों का तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें
तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है 3969 एंगस्ट्रॉन यानी 3969 एंगस्ट्रॉन। नीला का होगा 4861 एंगस्ट्रॉन। पीला का होगा 5993 एंगस्ट्रॉन 5993 एंगस्ट्रॉन। लाल का होगा 6563 एंगस्ट्रॉन। लाल का 6563 एंगस्ट्रॉन। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग, दो प्राथमिक रंगों को हम मिलाएंगे तो क्या क्या रंग हमको मिलेगा। अगर लाल में नीला मिला देंगे तो मैजेंडा बनेगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंडा, चित्र ऐड करना है मैजेंडा, सॉरी लाल प्लस नीला अगर बनाएंगे तो मैजेंडा। नीला में अगर हरा मिला देंगे तो पिकॉक नीला बनेगा, पिकॉक नीला। लाल और हरा को मिला देंगे तो बन जाएगा पीला, लाल और हरा को मिला देंगे तो बन जाएगा पीला। विभिन्न रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग, और हरा में मैजेंडा मिलाते हैं, हरा में मैजेंडा मिला देते हैं तो आपको बनता है सफ़ेद। लाल में पिकॉक ब्लू मिलाते हैं तो बनता है सफ़ेद। नीला में पीला मिलाते हैं तो बनता है सफ़ेद। लाल हरा नीला मिलाते हैं तो बनता है सफ़ेद। लाल हरा नीला बनाते हैं तो मिलता है सफ़ेद। देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की सारणी, उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। अनंत पे अगर कोई वस्तु रहेगी उत्तल लेंस में यानी F2 पे रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति अगर F2 पे रहेगी तो अगर वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब स्थिति बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी आपको F2 पे। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और आकार से क्या होगा तो वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत ही छोटा जाके बनेगा। उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु की स्थिति अनंत और 2f1 के बीच में हो, अनंत और 2f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी F2 और 2f2 के बीच। और प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगा यानी प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु की स्थिति अगर 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी 2f2 पर, और इसका प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और इसका जो प्रतिबिंब आकार बनेगा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति उत्तल लेंस में अधिकतर आपको वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, लास्ट में आपको बनेगा काल्पनिक और सीधा। 2f1 और f1 के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो 2f2 से परे इसकी स्थिति बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति। वास्तविक और उल्टा इसकी प्रकृति की इसकी प्रकृति होगी। वस्तु से बड़ा इसकी क्या होगी तो इसका आकार बनेगा। F1 पर अगर किसी वस्तु की स्थिति हो F1 पे तो अनंत पर इसकी स्थिति बनेगी अनंत पे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बहुत ही बड़ा इसका प्रतिबिंब का आकार बनेगा। O और प्रकाशीय केंद्र यानी F1 के बीच अगर किसी वस्तु की स्थिति होगी तो वस्तु के पीछे इसके प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। काल्पनिक और सीधा इसकी प्रतिबिंब की प्राकृतिक बनेगी, मतलब प्रकृति यानी इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति यानी गलती लिखा प्रकृति होगा। काल्पनिक और सीधा बनेगा। सिर्फ O और प्रकाशीय केंद्र F1 के बीच अगर कोई वस्तु की स्थिति हो उत्तल लेंस में तब वस्तु की प्रकृति बनेगी काल्पनिक और सीधा। बाकी अन्य सभी स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बड़ा इसकी क्या बनेगी तो इमेज बनेगी। प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंग, प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंग। अब इसके एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आपको गामा किरण खोज बेकुरल ने क्या था, बेकुरल ने गामा किरण की खोज बेकुरल ने क्या था। 10 के पावर -14 से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक इसका परिसर होता है। आवृत्ति होती है 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 18 तक, 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 18 तक। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता की जांच में की जाती है। एक्स किरणें इसके खोजकर्ता रोंटगन ने बने थे, रोंटगन। और इसके जो मतलब तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य होती है 10 के पावर -10 मीटर से लेकर 10 के पावर -8 तक। और इसकी आवृत्ति 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 16 तक होती है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरण यानी ऑप्शन परावैंगनिक किरण खोज किए थे आपको रीटर ने 10 के पावर -8 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 तक इसके तरंगदैर्घ्य होता है परिसर। और इसकी आवृत्ति होती है 10 के पावर 16 से लेकर 10 टू दी पावर 14 तक, यानी 10 के पावर 16 से लेकर 10 के पावर 14 तक इसकी आवृत्ति होती है। परिसर 10 के पावर -8 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 तक। सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है इसका उपयोग। दृश्य विकिरण खोजकर्ता आपको कौन थे, न्यूटन थे। न्यूटन। तरंगदैर्घ्य आपको थे
3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक, और इसके आवृत्ति 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक, 10⁻14 से लेकर 10⁻12 तक इसका आवृत्ति होती है। उपयोग इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। अवरक्त विकिरण इसकी खोज हर्शल ने किया था। हर्शल ने तरंगदैर्घ्य परिसर यानी 7 इंटू 7.8 इंटू 10⁻7 से लेकर 10⁻³ मीटर तक इसकी परिसर होती है। 7.8 इंटू 10⁻7 से लेके 10⁻³ मीटर तक इसकी परिसर है। आवृत्ति इसका आवृत्ति जो इसकी है, आवृत्ति 10⁻12 से लेकर 10⁻10 तक है इसकी आवृत्ति। इसका उपयोग ये किरणें उसमें विकिरण है, ये सब कौन अवरक्त किरण, वस्तु अवरक्त किरण, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की शिकायत करने में भी किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे, इसकी खोज आपको किए थे हेनरिक हर्ट्ज ने। इसका जो परिसर होता है 10⁻³ मीटर से लेके 1 मीटर तक होता है, और इसकी जो मतलब आवृत्ति होती है 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक। रेडियो टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने किया था। 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक, 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक, 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक इसकी आवृत्ति होती है। परिसर 1 मीटर से लेकर 10⁻4 तक। रेडियो एवं टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, भेदन क्षमता, वेग क्रमानुसार बढ़ते क्रम में अगर देखें तो आपका होता है बढ़ते क्रम में दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, अवरक्त किरण, दृश्य विकिरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण। यानी अगर अवरोही क्रम बोलेगा तो गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। अब इसका खोजकर्ता का नाम बस पढ़ लेते हैं कि गामा किरण खोज किसने किया था, तो बेकरोल ने किया था। एक्स किरण का रोंटजन ने, परावैंगनी किरण का रिटर ने, दृश्य विकिरण का न्यूटन ने, अवरक्त विकिरण खोज किसने किया था, तो हर्शल ने किया था। रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। अब आते हैं आपको बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर कण द्रव्यमान और खोजकर्ता, कण द्रव्यमान एवं खोजकर्ता में। तो आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 इंटू 10⁻31 kg। खोजकर्ता कौन थे, थॉमसन, 1857 में इसकी खोज किए थे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसके खोज किए थे गोल्डस्टीन ने 1896 में, 1896 में, और इनका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन जिसे एन से सूचित करते हैं, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg ही होता है। चैडविक ने 1932 में इसकी खोज किया था। कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण निम्न है। कुछ प्रमुख मूल कण जैसे कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg होगा। आवेश इस पे होता है +1.6 इंटू 10⁻90 कूलॉम प्लस होता है, लेकिन इसमें इसके खोजकर्ता क्या थे, एडरसन। पॉजिट्रॉन खोज कौन किए थे, एडरसन ने किया था। विशेषता से क्या, विशेष इलेक्ट्रॉन का क्या एटिकन है ये। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 0 होता है और आवेश भी 0 होता है। इसकी खोजकर्ता पाउली ने किया था, पाउलिन है। पाइमेसॉन इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है इस पे आवेश। इसकी खोज युकावा ने किया था। पाइमेसॉन खोज किसने किया था, तो युकावा ने किया था। अस्थायी जीवन काल 10⁻8 सेकेंड होता है सिर्फ। अस्थायी जीवन काल है, मतलब अस्थायी जीवन काल है इसका 10⁻8 सेकेंड। फोटोन पे आवेश द्रव्यमान इसका 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। आइंस्टाइन ने इसका खोज किया था। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है फोटोन का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। किसने किया था, मिलिकन ने किया था, तेल बूंद प्रयोग विधि के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली ने ही किया था। प्रमुख यंत्र उपकरण एवं उनके उपयोग की बात करें
तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त करने वाला यंत्र है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है, विमानों की ऊंचाई मापने। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑडियोफोन सुनने के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है, सुनने के लिए। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र, एपिकाइसोस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने में काम करने वाला उपकरण। ऑडियोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है, ऑडियोमीटर का। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने के लिए। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। कार्डियोग्राम को मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र। कंपास बॉक्स किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र। कंपास बॉक्स। क्रोनोमीटर पानी की जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला यंत्र। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र काम कौन करता है? तो डायनेमो करता है। इंडोस्कोप करता है मानव शरीर के अंदर भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र, मानव शरीर के अंदर के भाग को। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, फैदोमीटर। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंग के गणना में काम आने वाला उपकरण है, हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने के लिए, स्पीडोमीटर का। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के लिए काम आने वाला उपकरण, ध्वनि लेखक के काम आने वाला उपकरण, फोनोग्राफ। पायरोमीटर का उपयोग जो है ना उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। रेडियो माइक्रोमीटर उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। सेफ्टी लैंप का मतलब इसका क्या उपयोग है? तो खाने में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र, खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र है सेफ्टी लैंप है। क्या कहते हैं? एस्फिगोमोस्कोप है नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण। एस्फिगोनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण। एस्क्रोमीटर शकरा की सांद्रता मापने वाला यंत्र, है आपका एस्कैरोमीटर। सिस्मोग्राफ है भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र। टैक्रोमीटर क्या करता है? तो वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। ट्रांसफार्मर एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र। अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क की ट्यूमर एवं हृदय के दोष को ज्ञात करने वाला यंत्र। यूडोमीटर यानी रेन गेज वर्षा मापक यंत्र है एक। वाटमीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र। वेवमीटर किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने वाला यंत्र है। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा। तो ऑक्सीजन सामान्य मानव का बात किया जा रहा है, मानव का बात किया जा रहा है। तो किसका? तो मानव का। सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 65% सबसे ज़्यादा, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.00
0.4%, अन्यथा तो आपको 0.46% है। अक्रिय गैस परमाणु संख्या, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ब्राह्मतम शेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो अक्रिय गैस यानी हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, परमाणु भार 4.002, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 ही होता है, बाह्यतम शेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। नियोन का आपको परमाणु संख्या 10 है, इसके भार होता है 20.180, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 और बाह्यतम शेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 8 ही होता है, क्योंकि देख सकते हैं लास्ट में 8 है। ऑर्गन एयर का संख्या हो जाता है परमाणु संख्या 18, भार हो जाएगा 39.948, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288, क्योंकि 18 पुराना है, इसमें बाह्यतम कक्षाम हो जाएगा 8। क्रिप्टॉन केयर, इसकी जो है परमाणु संख्या 36, इसका हो जाएगा भार 83.798, 798, 28888, इसके बाह्यतम कक्षाम हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। जेनन का हो जाएगा 54 का 131.29, इसका भार हो जाएगा 288888, इसका हो जाएगा आपको परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें 8 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रेडॉन का हो जाएगा आरएन, इसका हो जाएगा 86, 222 होता है इसका परमाणु भार, 2818 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट में 8 आया तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा, तो बाह्यतम सेलों में यानी कक्षा कहिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। इधर जो एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि आम जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, आम जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, फलों द्वारा शराब बनना, भोज्य पदार्थों का शरीर के अंदर ऑक्सीकरण, फलों का पकना, लोहे पे जंग लगना, भोजन का पचना, श्वसन, मोमबत्ती का जलना, पत्तों का सूखना, दहन, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, मोमबत्ती का जलना भी। प्रमुख उत्प्रेरक एवं एंजाइम का उपयोग की बात करें तो उद्योग और उत्प्रेरक, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है लोहे का चूर्ण का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना, किस उत्प्रेरक के रूप में इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में यह आपको उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में पेप्सिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इरेप्सिन का। अग्नाशय में प्रोटीन की एमिनो अम्ल की अपघटित करने में, प्रोटीनों की एमिनो अम्ल को अपघटित करने में ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में टैलिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जाइमेज का। स्टार्च से माल्टोज बनाने में डाइस्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, डाइस्टेज एंजाइम का। गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। दूध से लैक्टिक अम्ल बनने में लैक्टिक वेसिली का उपयोग किया जाता है, दूध से लैक्टिक अम्ल बनने में लैक्टिक वेसिली का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न पदार्थों में अम्लों का प्रयोग, सल्फ्यूरिक में आपको प्राकृतिक स्रोत है हरा कशिश, ये आपका विभिन्न पदार्थों में अम्लों का उपयोग। अम्ल है आपको सल्फ्यूरिक, इसमें प्राकृतिक इसका स्रोत क्या है, हरा कशिश है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधि बनाने में, संचायक बैटरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक है आपका, इसके बाद है आपका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है ना फिटकरी, वो इसका जो है एक प्राकृतिक स्रोत फिटकरी, वो क्या कहते हैं प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी व शीशा, और उपयोग है यह दिया हुआ उपयोग, फिटकरी व शीशा इसका प्राकृतिक स्रोत है। उपयोग
औषधियाँ उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ में, अम्लराज बनाने में, प्रयोगशाला में इत्यादि इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है फलों के रसों में, सुगंधित तेलों में, विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में, वो खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों, इसका एक प्राकृतिक स्रोत है, लाल चींटियों में, बरों व बिच्छुओं में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। जीवाणुनाशक के रूप में, फलों के संरक्षित व रबर के स्कंदन में, चमड़ा व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक, इसका उपयोग नक्काशीदार कांच फ्लोरीन युक्त यौगिक बनाने में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सारेल का वृक्ष। फोटोग्राफी में, कपड़े की छपाई व रंगाई में, चमड़े के व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सारेल का वृक्ष, पालक, टमाटर इसका प्राकृतिक स्रोत है। बेंजोइक अम्ल, घास, पत्ते व मूत्र इसके प्राकृतिक स्रोत है। दवा व खाद्य पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सैट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है मतलब इसका प्राकृतिक स्रोत है खट्टे फलों। सैट्रिक अम्ल का खट्टा फल एक प्राकृतिक स्रोत है। धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका? तो सैट्रिक अम्ल का। एक टॉपिक आपका पीएच मूल। पीएच मूल के बारे में है कि इसका पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन 1909 में सोरेनसन ने एक नए स्केल को परिभाषित किया जो पीएच स्केल कहलाता है। पीएच मूल एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता व क्षारता के प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। अर्थात पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/H+, अर्थात पीएच बराबर -log H+1 इसका फॉर्मूला होता है। पीएच स्केल देख सकते हैं, अगर सिर्फ 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेस यानी कि क्षार होगा, 7 से कम होगा तो एसिड होगा। इसका मापन पीएच माप द्वारा या विशेष सूचकों के रंग परिवर्तन द्वारा किया जाता है। इस मापक्रम में 0 से 14 तक पीएच माप ज्ञात कर सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक है। पीएच का मान 7 होने पर उदासीन होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्या हो जाता है? क्षारीय होता है। प्रमुख पदार्थों में पीएच मान की अगर बात करें तो चूने का पानी का पीएच मान 10 के पावर 5 होता है, 10 के पावर 5 होता है। अंडे के सफ़ेदी या समुद्री जल का पीएच मान 7.8 से लेके 7.8 या 8.4 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का भी 7.4 होता है। दूध का 6.4 होता है, पूछा गया दूध का बहुत बार, और खून का भी। मानव लार का 6.5 से लेकर 7.5 तक। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मूत्र का 6 होता है यानी कि अम्लीय होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का। ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, 5 ही होता है बस, क्या कहते हैं तो इसका पीएच मान। इसीलिए होता है ना कि जो कहा जाता है ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, अगर फैट अगर आपको कम करना है तो ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि अम्लीय होता है, ये 5 होता है, इसका अम्लीय होता है ये, और अम्लता क्या करता है? फैट को कम करता है। टमाटर का रस 4.2, टमाटर का रस 4.2 इसका पीएच मान होता है। शराब 2.8 होता है, 2.8 ये ज़्यादा ही होता है, इसीलिए कहता है ना आध गला देता है ये। मृदु पेय एवं सिरका 2.4 से लेकर 3 तक होता है इसका पीएच मान। नींबू का रस का 2.2, नींबू का रस का 2.2। जठर रस का भी 2 होता है, जो कि खाना पचाने में सहायक होता है। रेडियो सक्रियता एक टॉपिक है, इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा, स्टडी नोट्स में भी बहुत कुछ दिए गए हैं। मैं तो इसको नेगलेक्ट करके चल रहा था, बट सोचे स्टार्ट कर, जब बोल रहे हैं स्टूडेंट सब तो कर ही देता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, कुछ अदृश्य किरणों का रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं तथा इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता, सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूलर ने लगाया था। फ्रांस के वैज्ञानिक ने, जिसे प्रारंभ में बेक्यूलर किरण कहा गया। प्रारंभ में बेक्यूलर ने यह बताया कि यूरेनियम तथा इसके यौगिक एक प्रकार की किरणें निकालते हैं जिसे निम्न लक्षण पाए जाते हैं। ये किरणें धातु के चादर से पार हो सकती हैं। ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। ये किरणें जिस गैस में भी प्रभावित की जाती है उसे आयनीकृत कर देती है। थोरियम धातु में बेक्यूलर किरणें के लक्षण पाए जाने के बाद थोरियम धातु में बेक्यूलर किरण के लक्षण पाए जाने के बाद 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी ने इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरण कहा तथा इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहा। रदरफोर्ड ने 1902 में यह पाया कि रेडियम धातु से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने के बाद 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा और गामा किरणों में खंडित हो जाती है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों में क्या हो जाती है? तो खंडित हो जाती है।
रेडियो सक्रियता की पहचान अल्फा बीटा और गामा किरणों के किसी एक गुण से की जाती है। रेडियो सक्रियता की पहचान अल्फा बीटा गामा किरणों के मुख्य गुण की बात करें तो अल्फा किरणें जो किरण विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है उन्हें अल्फा किरण कहते हैं। अल्फा किरण धनावेशित कणों से बनी है जिस पर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा कण का भार हीलियम परमाणु के नाभिक के भार के बराबर अर्थात 4 AMU होता है। अल्फा कणों को 2He4 या 2 अल्फा 4 संकेत में प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 अर्थात 3 × 10⁹ सेंटीमीटर सेकेंड होता है। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ये किरणें जीव कोशिका को नष्ट कर देती है। जीव कोशिका को क्या कर देती है तो नष्ट कर देती है। अल्फा किरण आयनीकरण क्षमता बीटा किरण की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरण की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की भेदन क्षमता कम होती है। 0.1 mm मोटी एल्युमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड में स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। बीटा किरण की बात करें तो जो किरण विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, धन ध्रुव की ओर यानी पॉजिटिव, उन्हें बीटा किरण कहते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित बीटा कणों से बनी होती है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण को -1 बीटा नॉट या 1 इलेक्ट्रॉन संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। बीटा किरणों का वेग 2.79 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है जो प्रकाश के वेग का लगभग 9/10 भाग होता है। इन्हीं आयनीकरण क्षमता गामा किरण की अपेक्षा 100 गुनी होती है। इन किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। एक कम गतिज ऊर्जा का कारण इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कम होती है। उच्च वेग और कम द्रव्यमान होने के कारण इनकी छेदन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक होती है। इनको रोकने के लिए 0.01 मीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर आवश्यक होती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड एवं बेरियम प्लेटिनोसाइड में स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। इनकी गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इन किरणों में जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइड जैसे लवणों में स्फुरदीप्त उत्पन्न करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। गामा किरणें की अगर बात करें तो जो किरणें विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर विचलित नहीं होती है, अर्थात उदासीन होती है, उन्हें गामा किरण कहते हैं। गामा किरण एक्स किरण के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन के लगभग होता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण विद्युत उदासीन होती है। इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किरणें कणों की नहीं बनी होती है। किरणें कणों की नहीं बनती है। इनकी मात्रा शून्य होती है। मात्रा क्या होती है? शून्य होती है। अतः गामा किरणें अद्रव्य प्रकृति वाली अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरण की भेदन क्षमता अल्फा और बीटा किरण की तुलना में अधिक होती है। गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। इन किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। आयन विभव की बात करें तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। वेग में बात करें तो गामा का ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। आयन विभव ये दोनों पूछा जाता है। वेधन क्षमता में अगर बात करें सबसे ज़्यादा होता है आपका गामा में, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का वेधन क्षमता। गतिज ऊर्जा में बात करें तो अल्फा का ज़्यादा होगा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी आपका अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। किसी भी पदार्थ को रेडियो एक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का अधिक होना, जिसके कारण वो अस्थायी हो जाता है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 हो तो रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो सक्रियता का अर्थ आयु की बात करें तो हाफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है, उसे उस तत्व का अर्ध आयु काल कहलाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकेंडों से लेकर लाखों वर्ष तक होती है। जैसे पोलिनियम के एक समस्थानिक
यानी 84 PO 214 की अर्ध आयु की मात्रा 10 के पावर माइनस 4 सेकंड होती है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक यानी 92 यूरेनियम 235 की अर्ध आयु 4.5 × 10⁻⁹ वर्ष होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु किसी भी परिवर्तन द्वारा बदली नहीं जा सकती है, वह सदैव एक समान होता है तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु यानी T12 केवल उसके विघटन स्थिरांक यानी लैम्डा पर निर्भर करती है, अर्थात T12 हो जाएगा 0.693 बाय लैम्डा। पदार्थ की मात्रा वो अन्य कारणों पर नहीं होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी। इसे प्रति सेकंड होने वाले विघटन की मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। एक क्यूरी 3.17 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकंडों से लेकर लाखों वर्ष तक हो सकती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकंड से लेकर लाखों वर्ष तक हो सकती है। अल्फा किरणों का निकलना किसी परमाणु के नाभिक में अल्फा कणों के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है और परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। उसके बाद है आपका रेडियम की बात करें तो 88 होता है इसका परमाणु एटॉमिक नंबर रेडियम का। रेडियम से अगर एक अल्फा हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक अल्फा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 86 हो गया, तो 86 में आ जाता है रेडॉन। ठीक है। बीटा किरणों किसी परमाणु के नाभिक में एक बीटा कण के निकल जाने से क्या होता है, तो प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान वही रहता है, जो होगा तो वही रहेगा जो मूल परमाणु का है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि ही हो जाती है। अगर हम 1 निकालेंगे तो 1 की वृद्धि होगी, लेकिन इसका जो मूल द्रव्यमान है वो क्या होगा, सेम ही होगा। और इसमें क्या कहा गया था कि अल्फा किरण किसी परमाणु के नाभिक में अल्फा किरण कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है। द्रव्यमान 4 कम हो जाएगा और परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 88 RA का है, 288 इसका द्रव्यमान हो गया, 228 का 228 रहेगा, बस इसमें एक वृद्धि हो जाएगा 89। अब एक और एग्जांपल है 90 नंबर 90 है, जैसे कि U90 यूरेनियम 234, एक बीटा निकला तो 91 हो गया, 91 में आ जाएगा PA। रेडियो सक्रिय समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसी तत्व के ऐसे समस्थानिक जिनके नाभिक स्वतः विघटित होकर अग्रिय किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 2NH2 और 1H3, केवल 1He3 रेडियो एक्टिव है। अर्ध आयु के आधार पर रेडियो एक्टिव समस्थानिक 2 प्रकार के होते हैं, लघु अर्ध आयु के समस्थानिक और दीर्घ आयु अर्ध आयु के समस्थानिक। दीर्घ अर्ध आयु के समस्थानिक दोनों ही प्रकार के समस्थानिक उपयोग रासायनिक जीव रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, कृषि, चिकित्सा, धातु कर्म, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। नोट, किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण तथा बीटा कणों के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है। परमाणु की परमाणु संख्या क्या रहती है, तो वही रहती है जो मूल परमाणु की है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 इकाई क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है 4 इकाई। अर्थात मूल परमाणु और नए परमाणु दोनों एक दूसरे के समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। औसत आयु अथवा माध्य आयु तथा माध्य आयु यह पदार्थ के क्षय नियतांक के वही व्युत्क्रम क्रम यानी उल्टा 1/λ के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। औसत आयु टाउ यानी पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु बटे पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, अर्थात टाउ = 1/λ अर्ध आयु बाय 0.693। रेडियो सक्रिय समस्थानिक की अर्ध आयु और उनके उपयोग की बात करें तो रेडियो एक्टिव अर्ध आयु और उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो आपका होता है जैसे कि सोडियम अर्ध आयु इसका होता है 14.8 घंटे का। इसका उपयोग है रुधिर के थक्के का पता लगाने में, औद्योगिक पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में, औद्योगिक पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में। P32 का होता है 14.3 दिन इसका अर्ध आयु,
रुधिर की खराबी से उत्पन्न परिसंचरण तंत्र की खराबी से उत्पन्न रोगों, कैंसर, ल्यूकीमिया के उपचार में, अस्थि रोग के इलाज में। आयोडीन 131 का अर्धायु होता है 8 दिन। इसमें क्या होता है, थायराइड कैंसर का उपचार करने तथा ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। फेरिक 59 का उपयोग होता है 44 दिन, अर्धायु काल इसका होता है। इसका उपयोग एनीमिया का रोग ज्ञात करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग 5.3 दिन इसका अर्धायु होता है, 5.3 दिन इसका अर्धायु होता है, और इसका जो है उपयोग कैंसर के उपचार में, मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर को नष्ट करने में, कार्बन 14 का उपयोग कार्बन 14 का जो अर्धायु होता है 5570 वर्ष होता है, 5570 वर्ष। अजैविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने तथा फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74, इसका मतलब नंबर है आर्सेनिक 74 टाइप आइसोटोप्स इसके। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में, क्रिप्टन का कैंसर के इलाजों में, क्लोरीन 36 का क्लोराइड के स्रोत का पता लगाने में, AU 198 यानी गोल्ड का त्वचा एवं आंख के संबंधित रोग में, GA77 का यानी गैलियम आंतरिक संक्रमण रोगियों, एड्स के उपचार में। स्टांसियम SR 190 का उपयोग स्किन कैंसर के उपचार में। यूरेनियम 238 का उपयोग चट्टान के आयु का निर्धारण करने में, रुबिडियम 82 का उपयोग मायोकार्डियल रक्त बहाव यानी हार्ट अटैक का पता लगाने में, मायोकार्डियल रक्त बहाव यानी हार्ट अटैक। हाइड्रोजन का उपयोग या इसका हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग खोज 1776 ईस्वी में किया गया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था इसका खोज। गैसोलीन के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में, यानी दरोगा के पूछा गया क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था, हाइड्रोजन का उपयोग। धातुओं को काटने तथा जोड़ने में, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में, गैसोलीन के उत्पादन में, ईंधन के रूप में गैसोलीन के उत्पादन में। भारी जल का उपयोग खोज 1932 में इसका हुआ था, यूरेथा बासबर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टेंसर के रूप में आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल, अब देखते हैं वाटर के बारे में। जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परावर्तित हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परावर्तित हो जाता है। जल का बर्फ में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का बर्फ में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शुद्ध जल का क्वथनांक है ना 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमानक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमानक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमानक जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन क्या होता है तो न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन क्या होता है तो न्यूनतम होता है। संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्री जल के रूप में तथा 3% भाग शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। देखिए 12 पेज का था ये आपका भाग 6 और 12 के 12 पेज मैंने इसका डिस्कशन करवा दिया है। भाग 6 था आज। भाग 6
भाग 7 से लेके 18 तक अभी भी बची हुई है, इसीलिए क्लास अभी आपकी रेगुलर चलेगी जब तक 18 का 18 भाग हो ना जाएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। मैं कहा हूँ अगर ख़त्म करवाएंगे तो ख़त्म करवाएंगे। बीच में थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से क्लास में नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अब फिलहाल रिकवर मोड में हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।